नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम बात करेंगे मधुबनी जिले की। ये बिहार का एक सीमा क्षेत्रीय एरिया है, जहाँ की नेपाल के तटीय एरिया में भी ये आता है। और बिहार का ये मधुबनी जिला मिथिलांचल का एक इम्पॉर्टेंट जिला भी कहलाता है। मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें हैं। इसमें मधुबनी शहर से समीर कुमार महासेठ जो राजद के नेता हैं, हरलाखी सुधांशु शेखर जो रालोसपा के नेता हैं, और बेनीपट्टी से भावना झा जो कांग्रेस की नेता हैं, और बिस्फी से फयाज अहमद हैं जो कि राजद के नेता हैं, बाबू बरही से कपिलदेव कामत जो कि जदयू के नेता हैं, और झंझारपुर से गुलाब यादव जो कि राजद के नेता हैं, खजौली से सीताराम यादव राजद, लौकहा लक्ष्मेश्वर राय जो कि जदयू के नेता हैं, फूलपरास से गुलजार देवी जो जदयू के नेता हैं, और राजनगर से रामप्रीत पासवान बीजेपी की नेता हैं। चलिए, ये तो बात हो गई, ओवरव्यू मैंने आपको दिया कुछ। इसमें मैं बता दूं आपको कि मधुबनी विधानसभा में कुल 10 सीटें हैं। पिछले चुनाव में राजद ने 4, रालोसपा ने 1, कांग्रेस ने 1 और बीजेपी 1, जदयू ने 3 सीटें जीती थी। मधुबनी जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत एक प्रमुख शहर है। चलिए, ये तो बातें हो गई सारी मधुबनी जिला की। हमारे संवाददाता जो कि अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। चलिए, अभी हम मधुबनी जिले के संवाददाता से बात करते हैं। इनका नाम है किशोर कुमार, और ये हमेशा क्लोजली जो है मिलते रहते हैं, जनता से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। तो इनसे जानकारी ली जाए आखिर क्या होगा इस बार का चुनावी मुद्दा। तो किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। तो किशोर जी, आप मुझे इस बार का चुनावी मुद्दा बताएं, क्योंकि यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 10-10 सीटें हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रखेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस बार का मुद्दा क्या होगा। इस बार का जो मुद्दा होगा वो मेन मुद्दा होगा बेरोजगारी का। जी। क्योंकि यहाँ जो मिलें हैं, सूता मिल है, चीनी मिल है, फ्लावर्स मिल है, नेताओं लोगों ने वादा जरूर किया है, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दिए हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। जी। तो ये मेन बेरोजगारी का ये मेन विषय है। और अभी जो फिलहाल लॉकडाउन के अंतर्गत प्रवासी मजदूर आए हैं काफी संख्या में मधुबनी, उनसे भी बेरोजगारी बढ़ेगी। तो दोनों मैच करके हमें लगता है कि बेरोजगारी बहुत विकराल रूप धारण करने वाली है। अच्छा, इस महामारी में काफी मजदूर वापस आए हैं, और वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। भुखमरी की हालत आने वाली है। और इस पर नीरज जी का कहना है, इस पर किशोर जी का कहना है कि यहाँ बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या पैदा होने वाली है। चलिए किशोर जी, ये तो बात हो गई आपको बेरोजगारी के बारे में एक, और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना बहुत ज़रूरी काम होगा, ये तो एक बात है। और दूसरा क्या चुनावी मुद्दा हो सकता है यहाँ का? दूसरा चुनावी मुद्दा ये होगा कि यहाँ सबसे पहले बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। जो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से नेपाल जो पानी जो वहाँ से छोड़ता है, तो हर साल बाढ़ पूरे इलाके में भर जाती है, जिससे कई घर तबाह हो जाते हैं। जी। उस दिशा में कोई सरकार या विधायक मास्टर प्लान तैयार नहीं किए हैं। जी। सिर्फ आपदा राशि देती है और चुपचाप सो जाती है। अच्छा। वो भी बहुत मशक्कत के बाद। आप सुन रहे हैं कि विधायकों ने कई वादे किए, और उस वायदे में भी ये बात होती है कि जो हर बार बाढ़ में पीड़ित होते हैं लोग, वहाँ की जनता पीड़ित होती है, और उस जनता को जब मुआवजे देने की बात आती है तो वो मुआवजे लेने में भी उन लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि वो कहने की बात नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई मुआवजे की। तो इस पर क्या कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं कोई नेताजी? नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई मास्टर प्लान नहीं बना सके अभी तक। सिर्फ घोषणा करते हैं कि मास्टर प्लान बनेगा। तो किस तरीके की घोषणाएं किए हैं अभी तक नेताजी? जैसे वो कोई डैम बनाने की बातचीत हो रही थी कि डैम बनाया जाएगा। अच्छा। लेकिन डैम बनी नहीं आज तक।
अच्छा, इसके तो अलावा डैम बनाने की बात हो रही है, लेकिन डैम अभी तक बना नहीं है। आप भी इस पॉइंट को नोट कीजिए, यहां पर डैम बनाने की बात हो रही थी, लेकिन यहां पे डैम बनाया नहीं गया। चलिए, और वहां की सड़कों की हालत कैसी है, आप बताना चाहेंगे? कुछ सड़कें तो ठीक है, लेकिन जो अनुमंडल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो सड़कें हैं वो खासकर गड्ढे में तब्दील हो गई है। इतनी धूल उड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बराबर हम लोग खबर भी बनाते हैं कि यहाँ यह प्रॉब्लम है, लेकिन कोई भी विधायक या सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो वहां पे जो सड़क की भी समस्या है, वो सड़क की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। पिछली बार भी जो सरकार बनी तो उन्होंने भी कोई कुछ खास काम नहीं किया है, जैसी थी वैसी है, जस की तस है। अच्छा, और वहां पर अब शहर में जो है जल निकासी की जो समस्या है, तो कुछ विधायक लोग बात करते हैं कि नगर परिषद को नगर निगम बना करके मास्टर प्लान करेंगे जी, कुछ नया पंचायत बना करके नगर पंचायत बना करके करेंगे, लेकिन अभी तक जो है सरकार अभी फैसला नहीं ली है जी। विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ के विधायक के द्वारा, लेकिन अभी तक इन 5 सालों में आप सुन रहे हैं, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि इन 5 सालों में इन लोगों ने कई सारे वायदे किए थे। जब ये चुनाव में लड़ने के लिए जब आते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए जब ये सामने आते हैं, तो कई सारे लुभावने वादे करते हैं, और उस लुभावने वायदे में इन लोगों ने कितना कुछ किया है वो आपके समक्ष है। तो मैं आगे किशोर जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्राइम का ग्राफ कैसा है वहां का? क्राइम का ग्राफ इधर काफी बढ़ा है, बीच में जमीन विवाद हो चाहे लूटपाट हो, काफी ग्राफ बढ़ी है। और इसमें भी और खासकर ये देख रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। यहाँ के मिथिला वासी जो है शांति पसंद लोग हैं और शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है जनता काफी चिंतित नजर आ रही है। अच्छा, तो किशोर जी, ये तो बातें हो गई। अब ये बताइए, तो ये क्राइम ग्राफ में एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, हमारे सुशासन बाबू ने इस जगह पे हर पूरे बिहार में शराबबंदी कर रखी है। इस शराबबंदी में आखिर शराबबंदी का कैसा चल रहा है वहाँ पर? शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी तो होगी, लेकिन क्या शराब परोसा जा रहा है वहाँ पे? नहीं, खूब मिल रहा है शराब, खासकर नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से काफी तस्करी होती है। कई ऐसा देखने को मिला है, कहीं छापा पड़ा है तो काफी मात्रा में शराब मिली है, ट्रक के ट्रक मिली है। झारखंड से, यूपी से भी लोग मंगा करके यहाँ शराब की तस्करी करके बेच रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शराब आराम से मिल रही है, ऊंचे दामों पर मिल रही है। देखिए, अभी हमारे संवाददाता किशोर जी ने समक्ष जनता के सामने ये बात कही है कि वहां पे भी बड़े आराम से शराब की तस्करी होती है और सबको होम डिलीवरी उपलब्ध होती है। अरे सुशासन बाबू, कहाँ हैं आप? क्या यही है आपकी शराबबंदी? अरे जरा देखे तो सही क्या हो रहा है। हर एक जिले में, मैंने अब तक में 8 जिलों में बात की है, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां की शराब उपलब्ध ना हो। थैंक यू सो मच, आपका आपसे बात करके आपने बहुत सारी जानकारी दी। एक बात और बताना चाहेंगे सर। जी जी, बताएं। जैसे कि यहाँ अफसरशाही चरम पर फैला हुआ है, जहाँ कहीं भी शिकायत मिलती है, चाहे जन वितरण प्रणाली का शिकायत हो, चाहे इंदिरा आवास का शिकायत हो, खुले हुए उस सब का कुछ नहीं बाल बाका होता है। शिकायत मिलने के बाद आवेदन ऑफिस में पड़ा रहता है, पब्लिक जाते जाते थक जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, अभी हमारे संवाददाता ने एक और बहुत बड़ी बात कही, शासन और प्रशासन। यहाँ पे प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं, इन पर जो भी इन्होंने काम करने का वायदा किया था या जो भी पेंडिंग काम है वो काम भी नहीं हो रहा है। सुशासन बाबू, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो कृपया करके इस बात को ध्यान दें, क्योंकि आप तो सुशासन बाबू कहलाते हैं, लेकिन आपके जो नुमाइंदे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अभी जुड़े हुए थे मधुबनी जिला से। अभी आपने सुना हमारे संवाददाता किशोर कुमार को, उन्होंने कई सारी समस्याओं को रखा। इन समस्याओं में बड़ी सारी बातें रही और
हमारे 10-10 विधानसभा की सीटें होने के बाद, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी वहाँ पर कोई खास काम नहीं हुआ है, या मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर काम ही नहीं हुआ है। चलिए आपको मैं बताता हूँ, ये ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ की मखाना की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। मक्का, मखाना और धान की खेती भी होती है। और ये मधुबनी ज़िला पूरे वर्ल्ड में इस बात के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर मधुबनी की पेंटिंग भी बनती है। ये मिथिलांचल का एक प्रमुख ज़िला भी है। चलिए ये तो सारी बातें हो गई, और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इतनी बातों में मैथिली कवि विद्यापति तथा वाचस्पति जो हैं, उनकी जन्मभूमि मधुबनी जिला है। इन सब बातों में इतना अच्छा और इतना बढ़िया हमारा वो क्षेत्र कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। इन सब बातों को अब मैं विराम देने जा रहा हूँ। आपसे सवाल पूछना चाहूँगा मैं, क्या आपने कभी विधायक से ये सवाल पूछा? क्या आपने कभी नेताजी से ये सवाल पूछा कि जो नेताजी हमारा ये काम नहीं हुआ है, पिछली बार मैंने आपको वोट दिया था लेकिन हमारे वोट का आपने क्या आदर किया? अरे जनता जाग गई तो नेताजी आप कैसे सोएंगे? चैन की नींद सोना है आपको तो आप भी अब जाग जाइए। अब आप फिर से आएंगे, लुभावने वादे करेंगे और सबको लुभाने की कोशिश करेंगे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। अपने सोने के महल से निकलिए और थोड़ा हमारे लोगों पे ध्यान दें। हमारी जनता कष्ट में है, आपको चुन के विधानसभा भेजा गया है जिससे कि आप उनकी आवाज़ बनकर वहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।